हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इस समय राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के बारे में बता रहा हूँ। इस ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, अवगत कराया था। बाकी का जो हिस्सा है मैं इस वीडियो में आप लोगों को अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत की तरफ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न तत्वों से अवगत कराया था। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न तत्वों से अवगत कराया था जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के तत्व हैं। उसमें पहला था रक्त संबंध। दूसरा तत्व जो था जिसने राज्य की उत्पत्ति में योगदान दिया वह है धर्म या रीति रिवाज। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो बिंदु है वह है आर्थिक आवश्यकताएं या संपत्ति। आर्थिक आवश्यकताएं या संपत्ति। इस वीडियो में मैं तीसरे पॉइंट से आर्थिक आवश्यकताएं या संपत्ति से शुरू करूंगा। जैसा कि राज्य के निर्माण में धर्म की भूमिका रही, रक्त संबंध की भूमिका रही। रक्त संबंधों का जब विस्तार होता गया तो एक विशेष समाज की उत्पत्ति होती है। जब विशेष समाज की उत्पत्ति होती है तो उसी विशेष समाज से राज्य की उत्पत्ति हो जाती है। इसी तरह से राज्य की उत्पत्ति में धर्म की भी भूमिका रही है। धर्म ने लोगों को आचार सिखलाया, शिष्टाचार सिखाया, संस्कृति सिखाई, सभ्यता सिखाई। तो इस तरह से राज्य के निर्माण में रक्त संबंध और धर्म की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो तीसरा तत्व आता है आर्थिक आवश्यकताएं या संपत्ति। कुछ विद्वानों ने आर्थिक तत्वों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि राज्य की उत्पत्ति में आर्थिक तत्वों का भी योगदान रहा है। जैसे कि हेनरी मैन ने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित आर्थिक तत्वों को देख नहीं पाया, परंतु कार्ल मार्क्स के पश्चात जितने भी विचारक हुए हैं सारे विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति में आर्थिक तत्वों को महत्व दिया है। इनका ये मानना है कि राज्य की उत्पत्ति में आर्थिक तत्वों का भी योगदान रहा है। जैसा कि जब जब आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो उसके साथ ही साथ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है। ये हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं। आर्थिक व्यवस्था में जब परिवर्तन होता है तो सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है। राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कि जब आदिम अवस्था होती है तो सब कुछ श्रम के द्वारा निर्धारित होता है। वैसे ही सामंतवादी अवस्था में जो होती है वह कुछ मशीनों का युग आ जाता है। सामंतवादी व्यवस्था में यानी कि पूंजी का उदय होता है, सब कुछ कृषि पर आधारित व्यवस्था होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में सब कुछ मशीनों पर आधारित व्यवस्था होती है। तो जैसे जैसे आर्थिक व्यवस्थाएं परिवर्तित होती हैं वैसे वैसे राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे सामाजिक व्यवस्था कैसे होती है, आदिम अवस्था में हम देख सकते हैं वह उसकी संस्कृति, रहन सहन, नैतिक आदर्श, धर्म, संस्कृति देख सकते हैं। तो जैसे आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो संस्कृति भी बदलती है, लोगों का रहन सहन बदलता है, खान पान बदलता है, नैतिक आदर्शों में बदलाव आता है, लोगों के धार्मिक संस्कारों में बदलाव आता है, लोगों की संस्कृति में बदलाव आता है। इसी तरह से जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आता है। लोग जीवन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण रखने लगते हैं, अपने जीवन को विभिन्न तरीके से जीने लगते हैं। जैसे हम जो धनी लोग हैं उनके लाइफ स्टाइल कुछ और देख सकते हैं, मध्यम वर्ग की लाइफ स्टाइल कुछ और देख सकते हैं। इसी तरह से निम्न वर्ग की लाइफ स्टाइल भी हम अलग तरीके से देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, आर्थिक व्यवस्था है। यदि आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है तो उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी होती है। यदि आर्थिक व्यवस्था उनकी डाउन होती है, मतलब निम्न स्तर की होती है, तो उनकी जो सामाजिक और आर्थिक संरचना होती है वह निम्न स्तरीय होती है। तो इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति में आर्थिक व्यवस्था का योगदान रहा है। जैसे कि गैटिल कहता है
कि आर्थिक चेष्टाएं जिनके द्वारा मनुष्य ने मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि की, बाद को संपत्ति और धन का संचय किया, राज्य निर्माण में आवश्यक तत्व रहा है। गैटी महोदय का यह कहना है। गैटी, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, आर्थिक चेष्टाएं जिनके द्वारा मनुष्य ने मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि की, बाद को संपत्ति और धन का संचय किया, राज्य निर्माण में आवश्यक तत्व रहा है। इसी तरह से प्लेटो, मैकियावेली, हाब्स, लॉक, एडम स्मिथ इत्यादि विचारकों ने संपत्ति को राज्य की उत्पत्ति का आवश्यक तत्व माना है। इन्होंने ये माना है कि राज्य की उत्पत्ति में आर्थिक तत्वों का भी योगदान रहा है, जैसा कि कार्ल मार्क्स करता है। कार्ल मार्क्स लीनियर, इसका नाम बहुत फेमस है। कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य आर्थिक परिस्थितियों की ही अभिव्यक्ति है। राज्य आर्थिक परिस्थितियों की अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे आर्थिक व्यवस्था बदलती है, वैसे वैसे सामाजिक और राजनीतिक संरचना में भी परिवर्तन होता रहता है। तो आदिम अवस्था से ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सहयोग के द्वारा करता रहा है। किसी भी व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी नहीं हो पाती हैं, बल्कि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए वह दूसरों पर डिपेंड रहता है। मनुष्य जैसा कि अरस्तु कहता है, मनुष्य आत्मनिर्भर प्राणी है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मनुष्य आत्मनिर्भर नहीं है। वह हर एक चीज के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। वह सारी चीजें खुद नहीं बना सकता है। तो आदिम अवस्था में मनुष्य जो होता है वह समूहों में रहते हैं, टोलियों में रहते हैं, मिलजुल कर अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। प्राथमिक व्यवस्था जो होती है, जो शुरुआत की अवस्था होती है, जो आदिम अवस्था होती है, उस आदिम अवस्था में जो शुरुआत होती है वह सर्वप्रथम आखेट व्यवस्था होती है। आखेटक होते हैं। आखेट मतलब शिकार करना। उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? शिकार करना, आखेट करना होता है। और यह आखेट शिकार करने में जो मनुष्य होते थे, जो आदिम मानव होता था, वह टोलियों में रहता था, मिलजुल कर शिकार करता था। मिलजुल कर जो शिकार करता था और जो जानवरों का वह मांस होता था, वह मिलजुल कर बांट कर खा लेता था। तो इस तरह से वह मनुष्य शिकार करने के लिए वह टोली बनाने लगे, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा शिकार करना संभव नहीं है, जानवर उसको हानि पहुंचा सकते थे। इसलिए वह टोलियों में झुंड बनाकर वह शिकार करते थे और जो जिस जानवर को मारते थे फिर आपस में बराबर बांट कर खा लेते थे। तो शिकार करने के लिए टोली की आवश्यकता महसूस हुई। वह टोलियों में झुंड में शिकार करने लगे और इसके पश्चात शिकार करने के लिए हथियारों की भी आवश्यकता हुई, जैसे कि भाले, कुल्हाड़ी, तीर, कमान, ये हथियारों की भी आवश्यकता होती है। तो यही उनकी संपत्ति होती है। शुरुआत के दौर में यही हथियार उनकी संपत्ति होती है। तो ये व्यवस्था चलती रहती है, धीरे धीरे यह व्यवस्था चलती रहती है। लेकिन बाद में जो व्यवस्था आती है यह जो है आदिम अवस्था होती है। दूसरा होता है पशुपालन अवस्था। आदिम अवस्था के पश्चात पशुपालन अवस्था आरंभ होता है। यानी कि जिन जानवरों को वह जंगल में शिकार करके मारता था और उनको लाता था, उनके कच्चे मांसों को खा लेता था, अब धीरे धीरे सभ्यता में बदलाव आता है। आग का आविष्कार हो जाता है। जिन जानवर को वह कच्चा खाता था अब उसको भूनकर खाने लगता है। तो पशुपालन की अवस्था प्रारंभ होती है। अब वह सोचता है कि रोज रोज शिकार करने से अच्छा है कि हम उन जानवरों को लाएं और बांध दें। और इस तरह से उनके मन में ये विचार आया। वह जानवरों को अब बांधने लगे, अपने घर पर ही जहां वो रहते थे जिस स्थान पर, उस स्थान पर ही जानवरों को बांध कर रखने लगे। और वह आवश्यकता अनुसार उनसे दूध भी निकाल लेते थे, ऊन भी उनको मिल जाता था और जरूरत पड़ने पर वह उनका मांस भी खा लेते थे। तो पशुपालन व्यवस्था प्रारंभ होती है। अब जब पशुपालन व्यवस्था प्रारंभ होती है तो यह पशुओं को अपने चराने ले जाते हैं। जो इनकी स्त्रियां होती हैं वह घर पर काम करती हैं। अब जब पशुपालन व्यवस्था प्रारंभ होती है तो यहीं से धनी निर्धन का भेद प्रारंभ होता है। जिसके पास अधिक पशु होते हैं वह अधिक धनवान समझा जाता था, जिसके पास कम पशु होते हैं वह
गरीब समझा जाता था। तो पशुपालन अवस्था से विभिन्न वर्गों की उत्पत्ति होती है, यानी कि धनी और निर्धन वर्गों की उत्पत्ति होती है, और यही से पितृ प्रधान कुटुंब का की भी स्थापना होती है। पितृ प्रधान व्यवस्था में जो पितृ प्रधान व्यवस्था होती थी, इसमें जो कुटुंब का जो मुखिया होता था, जो पिता होता था, कुटुंब का जो पिता होता था वही मुखिया होता था। फिर कुटुंब से गोत्र बने, कुटुंब से जन बने, जन से गोत्र बने, तो जन का जो सबसे बड़े वयोवृद्ध पुरुष होता था वह जन का मुखिया होता था। इसी तरह से गोत्रों का जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता था, वयोवृद्ध होता था, वह गोत्र का मुखिया होता था। गोत्र का मुखिया होता था। अब जब गोत्र का मुखिया होता था तो बाद में चलकर यही व्यक्ति जो होता था गोत्र का नेता हो गया था, और यही व्यक्ति बाद में चलकर राजा हो गया था। अब क्योंकि पशुपालन व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है तो लोगों को लगता है कि उनके पशु को कोई चुराने ले जाए, तो ऐसी अवस्था में वह पशुओं की सुरक्षा के लिए सैनिक व्यवस्था प्रारंभ होती है। सैनिक व्यवस्था प्रारंभ होती है क्योंकि वह व्यक्ति बार बार पशु को चराने नहीं ले जा सकता था, उसके अन्य सारे कार्य होते हैं, और पशुओं को चराने के लिए फिर कुछ लोग होते हैं जिनको केवल अपने पेट भरने से मतलब होता है। तो इस तरह से दास प्रथा की प्रारंभ होती है। कुछ ऐसे मजदूर होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको केवल काम करना और पेट भरने से मतलब होता है, तो इस तरह से दास प्रथा प्रारंभ होती है। अब जो होता है, हम देखते हैं कि जब पशुपालन अवस्था अस्तित्व में आती है तो जो सामाजिक संगठन है वह जटिल होता गया। जो सामाजिक संगठन जटिल होता गया। सामाजिक संगठन अब क्या हुआ? जटिल होता गया, क्योंकि अब परिवार बन गया, स्त्री पुरुष हुए, पुरुष परिवार का मुखिया होता था, स्त्रियां घर के काम करती थी, बच्चों का पालन पोषण करती थी, पुरुष जो होता था बाहर जाता था, पशुओं को चराने जाता था, अन्य सारे कार्य, छोटे छोटे उद्योगों की फिर धीरे धीरे स्थापना होती है, वह छोटे छोटे कार्य करने लगता है, और दास प्रथा की उत्पत्ति होती है, सैनिक प्रथा की उत्पत्ति, सैनिक मतलब कुछ सेनाओं की आवश्यकता होती है जो उनकी पशुओं की रक्षा करे। तो इस तरह से सामाजिक संगठन जो होता है वह जटिल होता जाता है। अब देखिए, जब पशुपालन अवस्था होती है तो पशुपालन व्यवस्था प्रारंभ होने के पश्चात ही कृषि व्यवस्था का प्रारंभ होता है। कृषि अवस्था का प्रारंभ होता है। अब यह प्रश्न पैदा होता है कि खेती की जानकारी लोगों को कैसे हुई होगी, या कृषि का आविष्कार कैसे हुआ होगा। तो चूंकि जब मनुष्य पशु पालने लगता है तो पशुओं के लिए चारे की भी आवश्यकता होती है, और चारे के लिए वह जंगलों में जाते हैं, मैदानों में जाते हैं, और वह चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, यानी उनका जीवन व्यवस्थित नहीं होता है। कभी इस स्थान पर कभी उस स्थान पर वह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। क्योंकि जो आदि मानव होता है उसका जो मुख्य भोजन होता है फल फूल पौधे मछलियां जानवरों का मांस, यही मुख्य भोज्य पदार्थ होता रहता है। लेकिन वह कभी ऐसा हुआ होगा कि वह जंगल में गए होंगे, वहां से पौधों की कुछ बालियां देखी होंगी, अनाज की कुछ बालियां देखी होंगी, और उन्होंने सोचा कि उन्होंने उसको उखाड़ लाया होगा, उसको तोड़ लाया होगा, और जहां उन्होंने अपना निवास बनाकर रहते रहे होंगे वहां पर जमीन पर में गाड़ दिया होगा कि आवश्यकता पड़ने पर इसको हम निकाल कर खा लेंगे। समय अनुकूल आने पर जिन बालियों को उन्होंने जमीन में दबाए थे, जमीन में गाड़े थे, उन्हीं बालियों से फिर पौधे निकल आए। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही पौधे हैं जो हमने जंगल से उखाड़ कर लाए थे। तो इस तरह से कृषि का आविष्कार होता है, और खेतों को जोतने के लिए हल का आविष्कार होता है। अब अनाज की पैदावार होने लगती, खेती का आविष्कार होने लगता है। अब इस कृषि अवस्था में एक विशेषता होती है कि मनुष्य, जहां पशुपालन अवस्था में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता रहता है, वहीं कृषि अवस्था में मनुष्य एक स्थान पर क्या होता है, बस जाता है, यानी कि वह बस्ती बना लेता है। एक स्थान पर वह बस्ती बना लेता है, क्योंकि पशुओं को इधर से उधर लेकर जा सकता था लेकिन खेतों को इधर से उधर ले जाकर नहीं जा सकता था। तो ऐसे में अब बस्तियां बसनी प्रारंभ हो जाती हैं, और राज्य का एक आवश्यक तत्व जो है निश्चित भूभाग,
राज का आवश्यक तत्व क्या होता है? निश्चित भूभाग। यह बन गया। अब निश्चित भूभाग में ये बस्तियां बसनी शुरू हो जाती हैं, लोग रहने शुरू हो जाते हैं। अब पशुपालन का भी पशुपालन अवस्था के पश्चात कृषि अवस्था आ जाती है। तो कृषि अवस्था में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होने लगते हैं। धन की वृद्धि होने लगती है, लोगों का जीवन अब सुखमय हो जाता है, लोग नए नए मकान बनने लगते हैं, लोग नए नए आशियाना बनाने लगते हैं, अपने दरवाजे पर पशु बांधने लगते हैं, खेती करने लगते हैं, खेती बाड़ी करने लगते हैं और छोटे छोटे उद्योग धंधों की वृद्धि होती है। और मकान के साथ साथ व्यक्ति कपड़े बुनने भी शुरू कर देते हैं, कपड़े बनाने भी शुरू कर देते हैं। और इसी काल में फिर किसकी उत्पत्ति होती है? शहरों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा की संस्कृति, इन सब इसको हम पढ़ते हैं कि अब यहाँ पे शहर भी बसने प्रारंभ हो गए थे। अब जब उद्योग धंधों की वृद्धि होती है, अनेक प्रकार के उद्योग धंधे शुरू होते हैं, जैसे कि लुहारगिरी, बढ़ईगिरी इत्यादि विभिन्न छोटे छोटे उद्योग धंधे शुरू हो जाते हैं। अब सामाजिक जीवन जो होता है और अधिक जटिल हो जाता है। सामाजिक जीवन और अधिक जटिल हो जाता है। पहले से सरल होता है, लेकिन सरल से जटिल होना शुरू होता है। अब चूंकि लोगों के पास संपत्ति हो जाते हैं, संपत्ति खेत भी हो गए, मकान भी हो गए, पशु भी हो गए, उस समय यही संपत्ति होती थी। तो संपत्ति जब हो जाते हैं तो संपत्ति की रक्षा के लिए नए नए कानूनों की आवश्यकता होने लगती है और नियमों की आवश्यकता होने लगती है। लोगों का डर रहता है कि उनके किसी खेत को कोई हड़प न ले, उनके पशुओं को कोई चुरा न ले जाए। इसके लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनने लगते हैं, कानून बनने लगते हैं। इन नियमों और कानूनों को क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों की आवश्यकता होती है और इस तरह से विभिन्न वर्गों की उत्पत्ति होती है। सैनिक वर्ग की उत्पत्ति होती है, शासक वर्ग की उत्पत्ति होती है, उत्पादक वर्ग की उत्पत्ति होती है, कृषक वर्ग की उत्पत्ति होती है, मजदूर वर्ग की उत्पत्ति होती है। तो विभिन्न वर्गों की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से जैसा कि मार्क्स कहता है कि एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर आर्थिक शोषण प्रारंभ हो जाता है, जिसका राज्य की उत्पत्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये जो आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं, यह आर्थिक आवश्यकताएं भी राज्य की उत्पत्ति में सहायक होती हैं, क्योंकि राज्य तक पहुंचाने का जो हाथ होता है वह आर्थिक आवश्यकता का भी हाथ होता है या संपत्ति का भी हाथ होता है। जब संपत्ति होती है तो उसकी रक्षा के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं और सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए उस नियम कानून को बनाए रखते हैं, नियम और कानून को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं। उस नियम और कानून को क्रियान्वित करने के लिए एक संप्रभु शासक की स्थापना होती है और जो उसका उल्लंघन करता है उसको दंड होता है। इस तरह से राज्य में संप्रभुता की स्थापना होती है, नियम की स्थापना होती है, कानून के पालन का कराया जाता है, लोगों को दंड का भय होता है। इस तरह से धीरे धीरे राज्य की उत्पत्ति होती है। अब चौथा पॉइंट है राज्य की उत्पत्ति में युद्ध या शक्ति। जैसा कि कहना है ओपेनहाइमर का कि राज्य की उत्पत्ति में युद्धों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजनीतिक समाज में जितने भी परिवर्तन हुए हैं सब युद्ध के द्वारा होते हैं। जब आदिम अवस्था से कृषक अवस्था में आते हैं, जब युद्ध का आविष्कार हो जाता है तो जब हथियारों का आविष्कार हो जाता है तो हथियारों से युद्ध कला का विकास होता है और जब युद्ध कला का विकास होता है तो नए नए अस्त्र बनने लगते हैं, हथियार बनने लगते हैं। जो जितना भी अधिक निपुण होता है वह उस अपने समूह का, अपनी टोली का नेता होता था, वही सेनापति होता था। तो कृषि के आविष्कार के पश्चात जो गोत्र का नेता होता है, जो उस समूह का, जो टोली का, उस बस्ती का जो नेता होता है, वही क्या हो गया, जो मुखिया होता था गोत्र का वही नेता हो गया। यानी कि बाद में चलकर वही शासक हो जाता है। जैसा कि मैकाइवर का कहना है, मैकाइवर का कहना है कि राज्य का उदय शक्ति द्वारा नहीं हुआ है, यद्यपि शक्ति ने राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भाग लिया है। जितने भी विचारक हैं, सारे विचारक ये मानते हैं कि अधिकांश विचारक ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में युद्धों का भी योगदान रहा है। जैसे कि परिवार का मुखिया जो होता है, परिवार का मुखिया
पिता होता है। इसी तरह से जन का मुखिया, वरिष्ठ व्यक्ति, सीनियर व्यक्ति होता था। गोत्र का जो सबसे सीनियर होता था वही व्यक्ति होता था, यानी कि वृद्ध पुरुष होता था, सबसे वृद्ध पुरुष होता था, वृद्ध पुरुष होता था। तो ये जो वृद्ध पुरुष होता था यह सारे नियम और कानून बनाता था, यही धार्मिक संस्कारों को संपादित कराता था, क्योंकि यही उस समाज में सबसे ज्ञाता होता था, यही अनुभवी होता था। इसके पास वो दैवी शक्तियां होती थी, ऐसा माना जाता था कि इसके पास ये जो कहता था वो होने वाला होता था। इसको समाज में आदर की नजर से देखा जाता है। तो यह अपने कबीले का सरदार हो गया, अपने कबीले का वह सरदार हो गया, अपने कबीले का। तो इस तरह से यह कबीले का जो सरदार होता था, मुखिया, सरदार, कबीले का जो सरदार होता था वह अपने कबीले का नेता होता था। वह अपने कबीले के लिए नियम बनाता था, कानून बनाता था। जो नियम और कानून को नहीं मानता था उसको वह दंडित करता था। तो ये इसी तरह से विभिन्न कबीले हो गए, इसी तरह से विभिन्न कबीले होते थे। कबीले का जो सरदार होता था अपना प्रभुत्व बनाने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए वह दूसरे कबीले पर आक्रमण करता था, दूसरे कबीले पर आक्रमण करता था। तो जब दूसरे कबीले पर वह आक्रमण करता था तो उस कबीले, जब वह जीत जाता था, युद्ध में जीत जाता था, तो इस कबीले को अपने कबीले में मिला लेता था। इसके पुरुषों और इसकी स्त्रियों पर इस कबीले की सरदार का अधिकार हो जाता था। तो धीरे धीरे यह अपने कबीले का विस्तार करता गया, एक कबीला, दूसरा कबीला, तीसरा कबीला, यह विस्तार करता गया। और यही कबीले का जो नेता होता था वही उनका मुखिया बन जाता है। बाद में जब इसका साम्राज्य विस्तृत हो जाता है तो एक विशेष स्थान का नेता हो जाता है, यानी कि यही राजा हो जाता है। सभी लोग इस राजा की आज्ञाओं का पालन करते रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह राजा बहुत शक्तिशाली है, चमत्कारिक है। यदि कोई इसकी बातों का उल्लंघन करेगा तो वह दंडित किया जाएगा। इस तरह से एक संप्रभु शक्ति की स्थापना होती है। युद्ध के पश्चात संप्रभु शक्ति की स्थापना होती है। इसके द्वारा कानून बनाए जाने लगते हैं, इसका पालन वहां के निवासियों के द्वारा कराया जाना सुनिश्चित होता है, निवासियों के द्वारा कराया जाना सुनिश्चित हो जाता है। अब हम 5वां पॉइंट पे आते हैं, राजनीतिक चेतना। यह राजनीतिक चेतना न हुई होती तो शायद राज्य का निर्माण नहीं हुआ होता, क्योंकि राजनीतिक चेतना ही राज्य को जन्म देती है। यदि हमारे अंदर राज्य के प्रति भक्ति का भाव उत्पन्न नहीं होता है, अपने स्थान से लगाव नहीं पैदा होता है, जुड़ाव नहीं पैदा होता है, तो हम राज्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक चेतना का महत्वपूर्ण स्थान रहा है राज्य के निर्माण में, इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि गिल क्राइस्ट कहते हैं, गिल क्राइस्ट, जैसा कि गिल क्राइस्ट महोदय का कहना है कि राज्य निर्माण के सभी तत्वों की तह में, जिसमें रक्त संबंध व धर्म भी सम्मिलित है, राजनीतिक चेतना है जो सबसे मुख्य तत्व है। तो गिल क्राइस्ट राजनीतिक चेतना को मुख्य तत्व मानते हैं, किस लिए? राज्य निर्माण में मानते हैं। इसी तरह से ब्लंट सली भी कहते हैं कि राज्य की स्थापना इस कारण हुई क्योंकि मनुष्य में स्वभाव से ही सामाजिक जीवन की इच्छा है। राज्य की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि मनुष्य में सामाजिक जीवन की इच्छा है, सामाजिक जीवन की इच्छा है। सामाजिक जीवन की इच्छा है, इसलिए राज्य का निर्माण होता है। जो मनुष्य के अंदर सामाजिक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जैसा कि अरस्तु कहता है कि मनुष्य स्वभाव से क्या है? सामाजिक प्राणी है, वह समूह में रहना चाहता है। अरस्तु कहता है जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वह तो या तो देवता है या पशु है, वह समाज की आवश्यकता ही महसूस नहीं करता। वह क्या हो सकता है? या तो पशु हो सकता है या देवता हो सकता है। तो मनुष्य के अंदर कुछ सामाजिक प्रवृत्तियां होती हैं, काम करती हैं। वह समूहों में रहना चाहता है, लोगों के साथ रहना चाहता है, और यही रहने की जो प्रवृत्ति होती है, सामाजिक प्रवृत्ति होती है, राज के रूप में प्रस्फुटित होती है।
और इस तरह से मनुष्य का जीवन जो होता है सामाजिक जीवन बन जाता है। सामाजिक जीवन के विभिन्न सामाजिक जीवन को संचालित करने के लिए विभिन्न नियम बनने लगते हैं, विभिन्न कानून बनने लगते हैं और लोग अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हित के लिए इन नियमों और कानूनों का पालन करने लगते हैं ताकि सामाजिक व्यवस्था जो है उचित प्रकार से संचालित होती रहे। जब सामाजिक व्यवस्था बन जाती, संगठन, सामाजिक संगठन निश्चित हो जाता है तो शासन, अनुशासन, इसके लिए शासन, संयमित रहने के लिए समाज के सभी सदस्यों को संयमित रहने के लिए शासन की आवश्यकता होती है, अनुशासन की आवश्यकता होती है, अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ है अपने सामाजिक सदस्यों की रक्षा करने के लिए युद्ध की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से अब राजनीतिक संगठन की प्रवृत्ति जो होती है और बढ़ जाता है। राजनीतिक संगठन की जो प्रवृत्ति होती है, आवश्यकता होती है, वह और भी बढ़ जाता है। यानी कि एक छोटा सा समाज हो जाता है, छोटा सा एक समाज हो जाता है, इसके विभिन्न सदस्य हो जाते हैं, इसके नियम हो जाते हैं, नियम हो जाते हैं, नियमों और कानूनों का पालन कराया जाता है। एक जो है नेता हो जाता है, एक नेता हो जाता है। इसी यानी कि यह संप्रभु व्यक्ति हो जाता है अपने समाज का, वयोवृद्ध पुरुष होता है, यही नियम कानून करता है, नियम कानून बनाता है, इसी के नियम और कानूनों का पालन कराया जाता है। और इसी तरह से इसकी समाज की रक्षा का दायित्व इस नेता पर होता है। यह सैनिक भी रखने लगता है दूसरे कबीले से सुरक्षा के लिए, और सारे लोग उस नेता में अपनी आस्था प्रकट करते हैं कि यह नेता हमारी रक्षा करेगा, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, सभी दृष्टिकोणों से हमारी रक्षा करेगा। जैसा कि जेलिनेक महोदय कहते हैं, जेलिनेक महोदय कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का आंतरिक कारण व्यक्तियों के समूह में चेतनशील एकता की भावना है। राज्य की उत्पत्ति का आंतरिक कारण क्या है? व्यक्तियों के समूह में चेतन की भावना है, चेतनशील एकता की भावना है, चेतनशील एकता, चेतनशील एकता, चेतनशील एकता, यानी कि उनके अंदर चेतना होती है, व्यक्तियों में चेतना होती है। क्या चेतना होती है? कि हम संगठित रहें ताकि दूसरा कबीला हमारे ऊपर आक्रमण न कर पाए। अगर दूसरा कबीला हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हमारे अंदर इतना संगठन हो कि हम उसको परास्त कर सकें। तो इस तरह से जो राजनीतिक चेतना होती है, राजनीतिक चेतना वो परिवार में भी होती है, समाज में भी होती है। परिवार में भी मुखिया के प्रति होता है, समाज में जो समाज का जो सबसे मोस्ट सीनियर होता है, वयोवृद्ध पुरुष होता है, उसके प्रति होता है। इसी तरह से राज्य में भी जो पूरे राज्य का मुखिया होता है, संप्रभु होता है, उसके प्रति भक्ति होता है। तो यह जो राजनीतिक चेतना क्या है? राजनीतिक चेतना है क्या? यह स्थान के प्रति लगाव है, अपने समाज के प्रति लगाव है, अपने राज्य के प्रति लगाव है, और राज्य के शासक जो भी करता है उसका वह पालन करे ताकि वह सुरक्षित रहे। यदि राज्य के कानूनों को कोई भी समाज नहीं मानता तो उसकी सुरक्षा, उसकी स्वतंत्रता संभव नहीं होती है। इस तरह से लोगों के अंदर अपने उस स्थान के प्रति लगाव होता है, राष्ट्र के प्रति लगाव होता है, राष्ट्रभक्त की भावना लोगों के अंदर आती है, या देशभक्त की भावना होती है, और यही राष्ट्रभक्त की भावना, देशभक्त की भावना राज्य को जन्म देती है। राज्य का एक संप्रभु शासक हो जाता है जो लोगों की सहमत से शासन करता है। तो इस तरह से राज्य के निर्माण में राजनीतिक चेतना का भी योगदान रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और यही वास्तविक सिद्धांत है। यह काल्पनिक सिद्धांत नहीं है, यह वास्तविक सिद्धांत है। यह ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत यह बताता है कि राज्य के निर्माण में किसी एक तत्व का योगदान नहीं है, जैसे कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। किसी एक तत्व का योगदान नहीं है, बल्कि राज्य की उत्पत्ति में विभिन्न तत्वों का योगदान रहा है। यह जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है, यह सभी तत्वों को अपने में समाविष्ट कर लेता है। जैसे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, इसमें आपने धर्म को पढ़ा, धर्म में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को समाहित किया जा सकता है। युद्ध का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का युद्ध का, इसमें शक्ति या युद्ध को आपने पढ़ा, युद्ध के तत्व भी हैं इसमें। सामाजिक समझौते का सिद्धांत,
सामाजिक प्रेरणा, जो लोग राजनीतिक चेतना, जो लोगों को अंदर राष्ट्र के निर्माण की इच्छा प्रकट करती है, तो इस ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत में हम सभी तत्वों को समाविष्ट कर सकते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि राज्य की उत्पत्ति कोई 1-2 दिन में नहीं हुई। राज्य की उत्पत्ति, राज्य बनने में हजारों लाखों वर्ष लग गए हैं, तब आज की राज्य की उत्पत्ति होती है। तो ये जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है, यह वास्तविक सिद्धांत है और सत्य सिद्धांत है। इसको वैज्ञानिक तौर पर इसको प्रमाणित किया जा सकता है कि राज्य की उत्पत्ति में इन तत्वों का योगदान रहा है। तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों और मेरे विद्यार्थियों, यह राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत का दूसरा भाग रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़िएगा राज्य की उत्पत्ति का अंतिम सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।